एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां हम हिंदी पढ़ रहे हैं अपने वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी जो है हमारी क्या है, राजभाषा होती है। और मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप इसे एग्जाम के पर्पज से पढ़िए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाई आप इसको एक लर्निंग लैंग्वेज के हिसाब से पढ़िए। आप एक भाषा को सीख रहे हैं, आप एक भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। आप अगर इसे एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे तो आप केवल इसे रटने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात ये होती है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो। क्यों पढ़ लो, क्यों पढ़ लो? आज का हमारा सवाल है कि आखिर पढ़ाई करनी क्यों चाहिए। हम सभी ये कहते हैं आखिर पढ़ लिख कर कौन राजा बन गया। ठीक है, बहुत से लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि भाई एग्जाम ही तो पास करना है ना। खूब पैसे चलते हैं, जैसा कि अभी आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में भी देखा था। अगर कार्यवाही ना होती तो क्या होता? जितने बच्चों ने पैसे देकर एग्जाम पेपर खरीद लिया था, क्या वो फेल होते? बिल्कुल नहीं होते। तो सवाल यही उठता है कि भाई पढ़ना क्यों जरूरी है। मेन मुद्दा यही है कि पढ़ना क्यों है। हमें हमें एक कारण बताओ जिस कारण की वजह से हम पढ़ें। ठीक है, वरना एग्जाम का तो क्या है भाई, एग्जाम तो पैसे दो ठेके पे और आराम से आपका जो एग्जाम का पेपर आपको लीक करा देंगे और आपका एग्जाम जो है वो पास आप कर लोगे। ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना। जब पैसे देके भाई, अब इसमें पढ़ने की जरूरत की बात बताती हूँ। जरूरत जिसको होती है, पहला वो बंदा होता है जिसके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, जिसको भरोसा होता है अपनी मेहनत पर। और यूपी पुलिस की जो चिटिंग हुई थी, जो पेपर लीक हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा दुख जो था ना कि पेपर लीक होने का, वो उन्हीं बच्चों का था कि जो पैसा नहीं भर पाए थे। जिन्होंने पैसा भरा था उन्हें क्या दुख। ठीक है, उनको तो एक मेंटालिटी सिखाई गई, अब आप हमको नौकरी दिला रहे हैं, हम पैसे देके आपको नौकरी दिला रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये 1-1.5 साल में पैसे वापस आ जाएंगे। किस तरह से? भ्रष्टाचार के तरीके से आपने नौकरी हासिल की और भ्रष्टाचारी ही आप बनेंगे, और भ्रष्टाचार को ही आप मद्देनजर रखते हुए जो पैसा आपने वहां लगाया अपनी नौकरी से पहले, आप उस पैसे को उसी तरीके से वापस लेने की कोशिश करोगे। बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें मैं किसी की राय नहीं लेना चाहूंगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, पहला बंदा वो पढ़ता है जिसको जरूरत होती है। किसकी चीज की जरूरत होती है? अपने डिग्निटी की जरूरत होती है, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है, अपने स्वाभिमान की जरूरत होती है, और दूसरा पैसे की जरूरत होती है। जिसने बहुत ज्यादा गरीबी देखी होगी ना, वो आपको कहते हैं ना लालटेन में भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसे केवल एक ही आसरा नजर आता है और वो होता है पढ़ाई। कि अगर वो पढ़ेगा, अगर वो नॉलेज गेन करेगा, पढ़ के पेपर पास करेगा, तब ही वो कुछ ना कुछ हासिल कर पाएगा, वरना कोई नहीं बैठा उसको कुछ भी देने के लिए। ठीक है, समाज केवल तमाशा बनाना जानता है आपका। आपको घर पे आके वो आपके साथ बैठ के आपको सहानुभूति दे सकता है। आपको कुछ भी अगर आप उनसे कहेंगे ना, भाई मुझे पैसे की जरूरत है, वो आपसे ऐसे कन्नी काटने लगेंगे जैसे पता नहीं आपने उनसे कौन सा उनकी जमीन मांग ली। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भरोसा करके पैसे दे देते हैं और उनका वापस भी मिल जाता है, वरना ऐसा भी तो होता है ना, लोगों को क्या है कि पैसा दे दो और फिर वो वापस भी नहीं मिलता। ठीक है, तो पहली जरूरत हो गई ये। दूसरा व्यक्ति वो पढ़ेगा जिसको अपने आप से अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा, जिसे अपने माइंड को निखारना होगा, जिसे अपनी सोच को निखारना होगा। ठीक है, वो व्यक्ति पढ़ता है, वरना बाकी इन दो के अलावा बाकी पढ़ाई लिखाई जो हो जाती है ना, उसको सबने क्या बनाया हुआ है? सबने बनाया हुआ है ड्रामा। ठीक है, पढ़ाने वाला पढ़ाते जा रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मजाक बना रहे हैं उस चीज का। ठीक है, तो आप उस लीग से हटे रहिए। ठीक है, आपको पैसे देने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। तो पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी होता है, पहला तो यही कि आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकें, दूसरा आप अपने बल पे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, या तो आराम से पढ़ो लिखो और किसी एमएनसी कंपनी में उनके क्या बन जाओ? डिजिटल एक्सपोर्टर बन जाओ। कोई पद नहीं, केवल डिजिटल एक्सपोर्टर बन जाइए। ठीक है, या फिर आप पढ़िए लिखिए, अपनी देश के लिए क्या कीजिए, अपने देश के लिए सर्व कीजिए वहां पर। क्या यहाँ पे कंपनी नहीं है? क्या हमारे देश में कंपनी नहीं है? ठीक है, क्या हमारे देश में पोस्ट नहीं है कि हम उन्हें नहीं करेंगे? अब आप कहेंगे वैकेंसी नहीं है, अभी तो नहीं है, आगे तो आएंगी ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अब जीवन भर के लिए वैकेंसी चली गई। और चलो वैकेंसी भी नहीं है, तब तक आप इस चीज के लिए पढ़िए कि आप उन चीजों को सीखना चाहते हैं। ठीक है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पढ़िए। तो इसी के साथ आज का हम जो हमारा टॉपिक है
जो कि बहुत ही ज्यादा क्या हम कह सकते हैं कि मनोरंजक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मनोरंजक होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है ही ऐसा। हिंदी में आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, मनोरंजक कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप हमेशा गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, कविता सुनते हैं, ठीक है। जब आप कविता सुनते हैं तो जो कविता सुनाने वाला होता है वो बड़े मजे लेके कविता सुनाता है। अगर कविता का जैसा भाव होगा वैसा उसका भाव उसके चेहरे पर नजर आएगा, ठीक है। वो आपको अचानक से हंसाना चाहता होगा तो वो अपने जो कविता होगे उसके भाव को एकदम से क्या करेगा, बदलेगा, ठीक है। तो ये जो काव्य होता है आज हम इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस, ठीक है। रस, रस को कहते हैं कि ये होती है काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा। आत्मा समझते हैं? आत्मा वो होती है जिसके बिना हमारा जो शरीर है बिल्कुल क्या है, बेकार है। अगर हमारी आत्मा हमारे अंदर जिंदा है तो हमारा इंसान हमारे अंदर जिंदा है, ठीक है। आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ही काव्य की आत्मा है रस, भाव। अगर भाव नहीं, रस नहीं तो काव्य नहीं, ठीक है। अगर भाव नहीं, रस नहीं तो फिर क्या नहीं, काव्य नहीं, ठीक है। तो रस को अगर हम कहें तो ये होता क्या है कि जो काव्य हमारा होता है, काव्य क्या होता है, पहले हम काव्य को समझते हैं। काव्य क्या होता है? किसी भी बात को एक लयबद्ध तरीके में एक कविता के तौर पर अपने भाव के साथ प्रकट करना ही काव्य है, ठीक है। किसी भी हम ये कहते हैं कठिन से कठिन वार्ता को आप जब आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि काव्य जो होता है, कविता जो होती है, गाना जो होता है, संगीत जो होता है, वो आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। आप गद्य याद करने बैठ जाइए, आपको समय लगेगा। आप कहानी पढ़ने बैठिए, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगी। कविता पढ़ने बैठिए, 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी शब्दों का लयबद्ध तरीके से और उनका एक लय करना और उन शब्दों को क्या करना, एक से ज्यादा भावों में आपको दिखाना, वही काव्य होता है। और उस काव्य के में जो क्या हो रहे हैं, भाव जो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, उन भावों को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। जिसने काव्य को सौंदर्य प्रदान किया, जिसने ये बताया कि अगर ये रस है तो इसमें भाव क्या होगा, इसका हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे हम बात करें कि अगर हमने एक, चलो एक छोटा सा हम आपको एक काव्य सुनाते हैं, जैसे कह देते हैं कि भाई मैं वो महावीर हूं, जैसे मैंने कह दिया मैं वो महावीर हूं कि जो पापड़ को तोड़ सकता है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कागज को मरोड़ सकता हूं। तो ये काव्य है, ठीक है। अब इसमें किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाना चाह रहा है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है वो पापड़ और कागज से। क्या ये उचित है? नहीं ना। तो इसमें वीर रस तो आप कह नहीं सकते, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, भाव परिवर्तित हो गया कि मैं वो महावीर हूं, पूरे जोश के साथ उसने ये बात कही, लेकिन जोश जोश में फिर उसने हमें एक क्या टॉपिक आ गया, हमें एक हंसी वाला टॉपिक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रस परिवर्तित हो गया कि मैं वो महावीर हूं जो पापड़ को तोड़ दूं, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो कागज को मरोड़ सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, भाव होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रस, रस क्या होता है, ठीक है, ठीक। चलिए रस की परिभाषा क्या कहती है? रस की परिभाषा ये कहती है कि काव्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने में जिस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। आपने किसी कविता को आनंदित होकर सुना, अब अगर हमने कह दिया कि कोई मजाक की बात है जैसे, ठीक है, मैं उसको ऐसे शांत खड़े होकर कह रही हूँ, जैसे अगर कोई बढ़िया सी बात है, मैं उसको, चलो मजाक की तो छोड़ो, कोई भी एक हमने
कविता ले ली, जैसे हमने कह दिया बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो क्या इसमें मेरा कोई भाव आया? क्या इसे कोई काव्य कहेगा? नहीं कहेगा। और अगर इसी कविता को मैं इस तरह से कहूँ, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जैसे जैसे इस काव्य का पाठ किया, जैसे जैसे इस काव्य को सुना, वैसे वैसे हमारे मन में क्या भर गया? उत्साह भर गया। तो काव्य को पढ़ना, सुनना और उसको आनंद लेना, वही क्या है? वही रस है। ठीक है। अब इसमें जो भाव आते हैं, इसमें जो बातें आती हैं, इसमें जितने भी हमारे भेद आ जाते हैं, उन सबको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो क्लास है ये बहुत मनोरंजक होने वाली है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, यूं चुटकियों में रस समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बढ़िया टॉपिक होता है सबसे हिंदी का। अगर जिसको काव्य में थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि मुझे काव्य पसंद है, तो वो रस को, है ना, या जिसको ऐसा लगता है कि मुझे काव्य को पसंद करना है, कवि को पसंद करना है, ठीक है, तो वो रस को बहुत आराम से समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे भाव पता चल जाता है। हम किसी भी कविता को पढ़ने का तरीका देख लें। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर काव्य की आत्मा है कौन? रस। जैसे आत्मा के बिना मनुष्य खत्म, वैसे ही काव्य रस के बिना खत्म। अगर काव्य को बिना रस के, बिना आनंद के पढ़ा जाए, सुना जाए, तो उसमें कोई बात नहीं रहती। ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी एक कविता के जरिए आपको बताया था कि किस तरह से भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी आनंद को, उसी भाव को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। चलिए, रस का जो परिभाषित किया था जिसने, ठीक, तो उसमें एक रचनाकार का नाम आता है, नाम है भरत मुनि। क्या नाम है? भरत मुनि। ये नाम याद रखना है आपको, भरत मुनि। भरत मुनि ने क्या किया था? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की संरचना, नाट्य शास्त्र की रचना की थी। क्या की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ठीक है। नाट्य शास्त्र की इन्होंने रचना की थी, और इन्होंने ही सबसे पहले, सर्वप्रथम सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या किया था? रस को परिभाषित किया था। रस को परिभाषित किया था। ठीक है। रस को परिभाषित किया था किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने कहा था कि भाई रस होते हैं 8। पहले उन्होंने बताया रस होते हैं कितने? 8। रस की संख्या कितनी? 8। फिर उन्होंने कहा कि भाई शांत रस का, शांत, ठीक है, इन्होंने कहा कि शांत रस का प्रयोग जो है वो अनुचित है। शांत रस का प्रयोग अनुचित है, परंतु यह एक रस है, परंतु यह एक रस है। ठीक है। अब ये जो 8 संख्या है, ये 8 संख्या इन्होंने, यानी कि 8 रसों का इस्तेमाल किया था अपने अपने किसमें? अपने नाट्य शास्त्र में। इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन्होंने क्या किया था? 8 रसों का, 8 रसों का उपयोग अपने नाट्य शास्त्र में किया। ठीक है। अब वो 8 रस कौन कौन से थे? 9वां रस इन्होंने बताया शांत रस। इन्होंने कहा कि शांत रस का जो उपयोग है वो अनुचित है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रस है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने हो गए? तो भरत मुनि के अनुसार भाई रस हो गए हमारे 9। कितने रस हो गए? 9। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई भरत मुनि ने कौन से 9 रस का अपने उसमें किसमें नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया था। शांत रस के बारे में तो नहीं, परंतु हम 8 रस के बारे में बात करेंगे जिसमें नाट्य शास्त्र में जिनका उल्लेख किया गया था भरत मुनि के द्वारा। इन्हीं को श्रेय जाता है, भरत मुनि को ही, कि इन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले रसों को परिभाषित किया था। ठीक है। इतनी बात समझ आती है? इसको जरा नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।
भरत मुनि के द्वारा 8 रसों को 9 रसों को परिभाषित करने से पहले इन्होंने एक बात लिखी थी, इन्होंने एक वाक्य लिखा। हाँ, तो भरत मुनि ने लिखा था कि विभाव विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति निष्पत्ति। ठीक है, इन्होंने लिखा था ये वाक्य, पूरा एक वाक्य इन्होंने ये लिखा था। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका होता है कि विभाव अनुभाव और व्याभिचारी की संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने भी परिभाषा को इस वाक्य से परिभाषित कर दिया। ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, विभानु संयोग। ठीक है, तो निष्ठि ये होता है वाक्य है, हमें ये बताती किस तरह से रस उत्पत्ति हुई। इसमें विभाव हो, अनुभाव हो, संचारी भाव हो, इन्हीं के संयोग से क्या बनेगा? रस। ठीक है, अब बात है भरत के द्वारा नाट्य शास्त्र में प्रयोग रसों। ठीक है, तो कौन से रस उन्होंने इस्तेमाल किए थे उसको जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो गई? जो उन्होंने अपने इनके अनुसार हो गई 9, लेकिन जो इन्होंने नाट्य शास्त्र में उपयोग होने वाले रस कितने हो गए? वो हो गए 8। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो गए? जैसे हो गया श्रृंगार रस। कौन कौन सा? श्रृंगार रस। दूसरा आ जाता है करुण रस। ठीक है, फिर आ जाता है रौद्र रस। फिर आ जाता है वीर रस। फिर आ जाता है विभत्स रस। फिर आता है भयानक रस। ठीक है, विभत्स रस, भयानक रस, और फिर आता है अद्भुत रस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, श्रृंगार रस, हाँ जी। फिर आता है हास्य रस। एक हमारा कौन सा हो गया? हास्य रस। और 9वां रस उन्होंने बताया था शांत रस। इनका उन्होंने क्या हुआ कि इसका उपयोग तो अनुचित है, लेकिन ये एक प्रकार का रस है, तो उनके अकॉर्डिंग जो 9 रस हैं वो हमारे ये हो गए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होती है। तो ये हो गए किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार बताए गए रस। ठीक है, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस और शांत रस। ठीक, अब इन्हीं रस को जो हम पढ़ते हैं तो सबसे मेन चीज आती है इनके उदाहरण। ठीक है, अगर उदाहरण से आप पहचान सके कि भाई इनका स्थायी भाव क्या है, इनका अनुभाव क्या है, इनका संचारी भाव क्या है, तो उसके अनुसार हम बता देंगे कि भाई किस रस की बात की जा रही है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये किसके अनुसार हो गया? ये भरत मुनि जी के अनुसार हो गया। नाम याद रखेंगे भरत मुनि, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और पता भी होना चाहिए। ठीक, हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए, है ना, तो ये हमें पता होनी चाहिए रस कौन कौन से हैं। ठीक है, रस हिंदी के अनुसार, अब बात करते हैं, ये हो गए भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी के अनुसार। हिंदी के अनुसार, पूरी हिंदी के अनुसार हमारे रस कितने होते हैं? रस होते हैं जी हमारे 11। रस कितने? 11, यानी कि 9 तो यही रहे। क्या, अब उसमें हमारा 10वां रस जोड़ा गया, वो जोड़ा गया वात्सल्य।
और जो 11वां जोड़ा गया वो जोड़ा गया भक्ति रस। ठीक है, जिसके बारे में वात्सल्य रस और भक्ति रस का इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इस्तेमाल नहीं किया था। अब भक्ति रस के बारे में भरत मुनि जी कहते हैं कि यह एक भाव है। क्या है ये? यह एक भाव है, रस नहीं। भक्ति का एक क्या कहा है उन्होंने? भाव बताया। ठीक है, तो वो कहते हैं हिंदी के अनुसार हमारे पूरे 11 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार होते हैं 9 रस। ठीक है, कौन कौन से? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस और शांत रस। और पूरी हिंदी के अनुसार कितने हो गए हमारे? 11। एक वात्सल्य और 11वां भक्ति रस। ठीक है, अब जब भी आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 9। वो आपसे पूछा जाए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का इस्तेमाल किया, आंसर देंगे 8। आप कहेंगे कि शांत रस को भरत मुनि ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह इसका प्रयोग अनुचित है, परंतु यह एक रस है। पूछा जाता है कि भक्ति रस को क्या उपमा दी गई? भक्ति रस को भाव बताया गया, रस नहीं बताया गया। वात्सल्य को एक भाव बताया गया, रस नहीं बताया गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे आचार्य बाद में आते रहे तो उन्होंने अपनी तरफ से इन दोनों रसों को क्या कर दिया? हिंदी के रस में ही जोड़ दिया। तो टोटल अगर हिंदी में रस पूछे जाए कि हिंदी में कुल रस की संख्या, तो आप कहेंगे जी 11। हिंदी के अनुसार कुल रस कितने? 11 हिंदी के अनुसार। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार 9। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उपयोग होने वाले 8। सवाल पर हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे। इतनी चीज यहां तक समझ में आती है। ठीक है, ये रस हमें समझ में आते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इन्हीं रस को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इनके भाव पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं ये भी उठा के इधर ही लिख लेती हूँ। 10 हमारा हो गया वात्सल्य, और 11 हमारा हो गया भक्ति। ठीक है, ये हमारा क्या हो गए? रस सारे पूरे हिंदी के अनुसार हमारे 11 रस हो गए। ठीक, अब क्या करना है? अब हम पढ़ते हैं कि भाई रस के जो भाव होते हैं। ठीक है, अब उन भावों के भेदों को हमको पढ़ना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रस के अंग। क्या पढ़ेंगे? रस के अंग। रस के अंग होते हैं 4। पहला, उसका स्थायी भाव, यानी कि किस भाव, कौन सा भाव उसको सुनने से, कहने से प्रकट हो रहा है। ठीक है, वही क्या होता है? किसी भी रस का स्थायी भाव होता है। यानी कि अगर आपने किसी काव्य को पढ़ना सुनना स्टार्ट किया और उसकी वजह से क्या भाव आपका उत्पन्न हुआ, आप उसको पढ़ते पढ़ते दुखी हो गए, आप उसको पढ़ते पढ़ते उत्साह से भर गए, आप उसको पढ़ते पढ़ते हंसने लगे। ठीक है, उसको पढ़ते पढ़ते आपको घृणा हो गई किसी चीज से, उस काव्य को पढ़ते पढ़ते आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो ये सारे क्या भाव होते हैं? ये सारे भाव होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं भावों को क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहा जाता है, जो पूरी कविता के दौरान एक जैसे रहेंगे। ठीक है, इनका जो स्थान होता है वो आपके हृदय में ही रहता है। जैसे ही वक्त के अनुसार, काव्य के अनुसार ये क्या हो जाते हैं? आपके हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारा संचारी भाव। ठीक है, तीसरा भाग होता है हमारा अनुभाव, और चौथा भाग होता है हमारा विभाव। ठीक है, इन्हीं के बारे में ही उन्होंने बात की थी। स्थायी भाव को उसमें नहीं रखा था भरत मुनि ने। भरत मुनि ने अपने वाक्य में कहा था कि विभानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश विनिष्पत्ति। ठीक है, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से ही किसकी? रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये जो संचारी भाव है, हमने व्यभिचारी उसमें पढ़ा था वाक्य में, इसी संचारी भाव को क्या कहा जाता है? व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने संचारी ना लिख के वहां पे क्या लिखा? व्याभिचारी। वो जो वाक्य है वो सभी को याद होना चाहिए टिप्स पे। ठीक है, विभानुभाव, ठीक,
विभानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्याभिचार भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और स्थायी भाव तो रहता ही है। स्थायी भाव को ही क्या करते हैं, ये तीनों ही चीजें उसको क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, किस तरह से वो आगे पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, स्थायी भाव को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। ठीक है, तो रस के अंग हमारे कितने हो गए, 4। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्थायी भाव। ठीक है, अब ये जो स्थायी भाव होता है इसको प्रधान भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान भाव। क्योंकि जैसा रस का नाम होगा या जिस तरह की काव्य का रस होगा उसका वैसा ही भाव उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे हृदय में ही उपस्थित होता है, लेकिन सुप्त अवस्था में सोया हुआ रहता है। काव्य के अनुसार ये क्या हो जाता है, जागृत होता है और उस भाव को आपके सामने प्रकट करता है। यही भाव होते हैं जिनकी वजह से हम इन रसों का आनंद ले पाते हैं। मानो कोई हमारा क्या है, मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया वीर रस, मैंने उसको 2 टोन में सुनाया कि भाई जैसे मैंने कहा कि बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ठीक है, तो क्या कोई उत्साह उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर ही नहीं हुआ तो आपके अंदर तो क्या ही होगा। ठीक है, अब अगर इन्हीं चंद लाइनों को मैं पूरे उत्साह के साथ बोलूं और पूरे एक लाउड वॉइस के साथ बोलूं कि बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो क्या हुआ, सुन के भी ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ, किसी वीर वीरांगना की बात हो रही है, किसी वीर वीरांगना की जो ना डरी डटी रही। ठीक है, तो क्या होता है, वही भाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऐसे भावों को क्या कहा जाता है, स्थायी भाव। अब जब तक आप किसी भी वीरांगना का या किसी वीर पुरुष का काव्य पाठ करते रहेंगे तब तक आपका ये उत्साह वाला जो भाव है वो तब तक आपका स्थायी रहेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, इन भावों को स्थायी भाव कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्रधान भाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। ठीक, ठीक है जी। ये क्या होते हैं, ये हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं। उचित समय, ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी हमारा उत्साह हो गया, कभी भी हम बैठ के रोने लग गए। उचित समय आने पर अगर आप बैठे हैं, है ना, बैठे बैठे आपके सामने मूवी चल रही है, जैसे मान लो मूवी चल रही है बागबान। ठीक है, बागबान एक ऐसी मूवी है, माता पिता के ऊपर है कि दो उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे ही अपने माता पिता को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, अब अगर उसी मूवी को, उसी फिल्म को अगर किसी काव्य पाठ के द्वारा दर्शाया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें करुणता होगी, उसमें दुख होगा। ठीक है, जो हमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर क्या कर दे, उस भाव को वो हमें रोने पर मजबूर कर दे, हमारे आंसू आ जाए, हमारा मन दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये उचित समय आने पर ही क्या करते हैं, जागृत होते हैं। उचित समय आने पर जागृत होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होगी, 11, क्योंकि हिंदी के अनुसार हमारे रस भी कितने, 11। ठीक है, तो स्थायी भाव भी कितने होंगे, 11। इधर रस लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे अपने स्थायी भाव कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। यहाँ तक चीज समझ में आती है, आपको स्थायी भाव समझ में आता है क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किस किस का स्थायी भाव क्या क्या है। जैसे हम बात करते हैं श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, श्रृंगार रस की बात की जाती है, यानी कि या तो किसी के संयोग की बात की जाएगी, या तो नायक और नायिका का मिलन होगा, या उनका वियोग होगा। ठीक है, नायक या नायिका या तो मिलेंगे या फिर उनका वियोग हो जाएगा। ठीक है, तो उनका भाव क्या आ जाता है, रति आ जाता है। ठीक, करुण रस, करुण रस का मतलब होता है दुख होना। ठीक है, तो करुण रस का भाव आ जाता है शोक। क्या आ जाता है, शोक। रौद्र मतलब क्रोध। ठीक है, वीर मतलब उत्साह।
विभत्स। विभत्स रस का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी चीज जो आपका मन खराब कर दे, आपके मन को घृणा से भर दे, यानी कि अगर हम विभत्स रस की बात करते हैं तो इसके स्थायी भाव का नाम होता है घृणा, या हम उसको कहते हैं जुगुप्सा। क्या कहते हैं? जुगुप्सा। भयानक रस, जिसको सुन के, देख के, कहते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए डर लगे। ठीक है, यानी कि इसका हमारा स्थायी भाव हो गया भय। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्यजनक बात है, तो इसका स्थायी भाव होगा विस्मय, या हम कह सकते हैं आश्चर्य। ठीक है। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, यानी कि जिसको सुन के हंसी है। ठीक है। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है। जैसे अगर आपको एकांतवास पसंद है, आप वहां जाकर अपने आप को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं सेटिस्फाइंग, बहुत ज्यादा शांत फील करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, शांत भाव होता है। ठीक है। वात्सल्य, वत्सलता। ठीक है। भक्ति रस का भाव होता है अनुराग। ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो गया, अनुराग। ठीक है। अब जो अनुराग की हमने बात की, तो टोटल ये क्या हो गए, 11। भक्ति रस का क्या मतलब है? भक्ति रस का मतलब होता है कि अपने आप को बिल्कुल किसी एक ऐसे प्रभु या ईश्वर या प्रकृति के लिए अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देना, पूरी तरह से समर्पित कर देना अपने आप को, वो भक्ति होती है। ठीक है। अनुराग का मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए क्या हो गए हैं, एडिक्ट हो गए। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो जाते हैं स्थायी भाव। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है, स्थायी भाव समझ में आता है। ठीक है। रस इन सबके बिना अधूरा है। रस स्थायी भाव के बिना अधूरा है। रस आपका अनुभाव के बिना अधूरा है। रस विभाव के बिना अधूरा है। ठीक है। और ये सारी चीजें ही मिला के क्या करती है, रस को पूरा करती है। जैसा मैंने बताया ना, आप किसी उत्साह वाली चीज को मरे से मन से सुनाइए, कौन सुनेगा, है ना, कोई नहीं सुनेगा। आप किसी हंसने वाली चीज को दुखी होकर सुनाइए, कोई सुनेगा? ठीक है। मैं वो महावीर हूं जो पापड़ को तोड़ सकता है, मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं कागज को मरोड़ देता हूँ। कोई भाव था नहीं था। ठीक है। हास्य रस की जब बात की जाती है तो सामने वाले को हंसी आनी चाहिए काव्य के रूप में। ठीक है। तो कवि जो होते हैं, कवियों को जब आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कौन सा हास्य रस है, कौन सा श्रृंगार रस है, कौन सा आपका करुण रस है, कौन सा रौद्र रस है, कौन सा भयानक रस है। ठीक है। इन जब आप कवियों को सुनना शुरू करेंगे, ठीक, ऐसा नहीं है कि आप कवि नहीं सुनते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले अच्छा कविता चल रही है, रागनी पाठ चलता था ना, पहले रागनी होती थी, तो रागनी में भी काव्य होता था। ठीक। तो कविताओं में क्या होता था कि नहीं, बड़े बड़े लोग जाके बैठे, बड़े मतलब उम्र में बड़े, युवा ये सोचते थे है कौन कवि पाठ को सुनेगा। लेकिन एक हस्ती ऐसी आई हमारे देश में, ठीक, जिनका नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। ठीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने युवाओं के अंदर कविताओं का जो जज्बा भरा था वो बिल्कुल अविस्मरणीय है, उसको कोई नहीं भुला सकता। ठीक है। तो ये होता है एक कवि। ऐसा नहीं है कि कवि नहीं है, कवि हमारे देश में एक से बढ़कर एक है, और हम बहुत ज्यादा इस मामले में बहुत ज्यादा गौरवान्वित हैं कि हमारे देश में काव्य पाठ होता है और हमारा युवा, हम लोग उसको सुनते हैं और पूरे आनंद के साथ सुनते हैं। ठीक है। आपने अगर नाम सुना हो राम भदावर, आप उनको जरूर एक बार देखिएगा। राम भदावर, राम भदावर एक ऐसे कवि हैं जो वीर रस के कवि माने जाते हैं। अपनी कविताओं में वो बताते हैं कि वीरता क्या होती है, वीरांगना क्या होती है, वीर पुरुष क्या होता है। ठीक है। आप कुमार विश्वास को सुनिए, बहुत अच्छे कवि। ठीक है। उन्होंने अपनी कविताओं में हास्य रस को भी बताया है, उन्होंने श्रृंगार रस को भी बताया है, उन्होंने वीर रस को, उन्होंने भक्ति रस को भी बताया। ठीक है। उन्होंने अपने काव्य में, जब आप यहाँ पे रस पढ़ेंगे तब आपको काव्य आसानी से समझ में आ जाएगा। काव्य समझ आ गया तो आपको उदाहरण मिल गए, उदाहरण मिल गए तो आपको रस समझ आ गया। सारी चीजें क्या है, लिंक है। ये मौका है टीवी देखने का पढ़ते हुए, ये फायदा होता है। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप जरा कवियों को सुनिए, हास्य रस के कवियों को सुनिए, श्रृंगार रस के कवियों को सुनिए, या उनकी कविताओं को सुनिए।
फिर यहाँ से रस पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं आज ही सुनने बैठ जाओ, कुछ समझ नहीं आएगा। सारे रस पढ़ने के बाद आप उन कवियों को सुनिए, फिर आपको रस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मनोरंजक है ये बहुत ज्यादा। ये वाला जो विषय है रस का, ये बहुत हिंदी का सबसे प्रिय माना जाता है, काव्य की आत्मा मानी जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट भाव को अब हम पढ़ेंगे। कितना नोट कीजिए, सारे भाव ये लिखे होने चाहिए आपके पास, नोट कीजिए। चलिए, दूसरा हमारा भाव आता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव होता है जो भाव को, ठीक है, जो स्थायी भावों का संचरण करे, जो क्या करे, स्थायी भावों का संचरण करे, ठीक है, स्थायी भावों को रसावस्था, रसावस्था क्या है, रस की अवस्था तक ले जाए, रसावस्था तक ले जाए, और फिर स्वयं में ही लुप्त हो जाए, स्वयं में ही लुप्त हो जाए। ऐसे भावों को हम क्या कहते हैं? ऐसे भावों को कहते हैं संचारी भाव। ठीक है, अब संचारी भाव की जब बात होती है तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो भी नोट कर लीजिए। संचारी भावों की संख्या होती है भाई 33। कितनी? 33। 33 संचारी भाव होते हैं। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है कि स्थायी भावों का संचरण करे, स्थायी भावों का रसावस्था तक ले जाए और स्वयं में लुप्त हो जाए। समुद्र देखा है, चाहे टीवी में देखा हो, अब अपने आप से बैठ के मना मत करना कि नहीं हमने नहीं देखा, चाहे टीवी में देखा हो चाहे असलियत में देखा हो, समुद्र में लहरें आती हैं, ठीक है, लहरें उठी, वो संचारी भाव है, भाव तक ले गई, ठीक है, और उसके बाद वापस आके समुद्र में ही मिल गई। ये होता है संचारी भाव, जिसने स्थायी भाव का संचरण किया। लहरें उठी, एक पोज दिया कि हाँ समुद्र का ये रूप भी है, एक प्यारा, छोटी लहरें हैं तो बहुत प्यारी लग रही हैं, बड़ी लहरें उठ गई तो बहुत खतरनाक लग रही हैं। ये भाव आ गया। लेकर कौन आया? लहरें लेकर। तो लहरें जो हुई वो संचारी भाव हुआ, दिखाने के बाद, रस को अवस्था में लाने के बाद अपने आप में ही क्या हो गई? लुप्त हो गई, यानी कि समुद्र से ही उठी थी और समुद्र में ही विलीन हो गई। अब में आती है चीजें, ठीक है, यानी कि जो बैकग्राउंड में काम करता, हमने बताया ना कि उन चारों अंगों के बिना रस अधूरा है। स्थायी भाव के बिना, संचारी भाव के बिना, अनुभाव के बिना, विभाव के बिना जो रस है वो अधूरा है। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे क्या है संचारी भाव है वो है 33। ठीक, कौन कौन से हैं जरा लिखते हैं, चलिए। ठीक, कौन कौन से हो गए, चलिए, जैसे हमने क्या दिया, निर्वेद, आवेग, श्रम, ठीक है,
ग्लानि, चिंता, वितर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 33 भाव हो गए। ठीक, ठीक है, पूरे कितने हो गए, पूरे 33 भाव हो गए। ठीक है, किसी को डाउट हो तो गिन लेना, मैंने तो गिन लिया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पूरे क्या हो गए, 33 भाव हो गए, जिनको क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, देखो अब संचारी भाव क्या कर रहे हैं, ये स्थायी भावों का संचरण कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी बात को क्या करना है, मान लो हमें किसी भी बात का जैसे बतानी है, खुशी वाली बात है तो हर्ष हो रहा है बताते हुए। ठीक है, हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है उस बात को बताते हुए। ठीक है, चिंताजनक बात है, करुण रस में जाएगी, है ना, हर्ष वाली बात है, खुशी में जाएगी, रौद्र वाली बात है, गुस्से वाली बात है ना, शंका वाली, डाउट वाली बात है। ठीक है, तो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए कि जिन्होंने रसावस्था तक लेकर गए किसको, स्थायी भाव को। तो ये हमारे क्या हो गए, 33 संचारी भाव। इनको नोट कर लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। ठीक, तीसरा हमारा आ जाता है विभाव। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा आ जाता है विभाव। अब विभाव क्या होते हैं, विभाव होते हैं कारण, या कहते हैं निमित्त। ठीक है, कारण और निमित्त। सबसे पहले निमित्त समझिए, निमित्त क्या होता है, किसी भी काम को करवाने के लिए जिस साधन की हम जरूरत हमें होती है उसको निमित्त कहा जाता है। ठीक है, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिनको मारने की बात कर रहे हो उनको मैं पहले ही मार चुका हूं, बस तुम निमित्त बने हो उनके प्राण हरने का, बस, बाकी उनके अंदर आत्मा तो अब बची नहीं है। ठीक है, केवल उनकी जो सांसें चल रही हैं उनको निकालने का तुम निमित्त हो, बाकी का जो काम था वो मैं पहले ही क्या हो चुका है, मैं वो कर चुका हूं। ठीक है, तभी अर्जुन को समझ आया था और तभी वो लड़ने के लिए तैयार हुए थे। ये होता है निमित्त का मतलब। ठीक है, विभाव क्या होता है, विभाव होता है जो स्थायी भावों को उद्दीप्त उद्दीप्त करने का उद्दीप्त करने का काट दिए विभाव क्या होता है, जो स्थायी भावों को उद्दीपन प्रदान करे, उद्दीपन प्रदान करे। ठीक है, अब ये जो यानी कि उद्दीपन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि स्थायी भाव को क्या करे, स्थायी भावों को कारण दे, कारण प्रदान करे कि आपको किस तरह का भाव क्यों प्रकट करना है, क्योंकि भाई उस कविता की मांग है ऐसी कि अगर आप उसे इस लहजे में, इस शाब्दिक तौर पर इस भाव के साथ नहीं बोलेंगे तो उस कविता का अर्थ क्या है, बेकार है, उस कविता को क्या कर देंगे आप, बुरी तरह से बेकार कर देंगे। ठीक है, जैसे इसीलिए कहते हैं कि भाई जो कवि होता है, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि उसके भाव पहुंच जाते हैं वहां तक। कवि की जो क्या कहते हैं कि कवि का जो एक कहते हैं उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो रवि से भी ऊपर होती है। रवि मतलब सूर्य, जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां पे कवि का दिमाग पहुंच जाता है, वो भाव होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो कारण बने उस कविता के रस में आनंदित करने का, उसके स्थायी भाव को उत्पन्न करने का, वही क्या होता है, विभाव होता है। अब विभाव में दो भेद आते हैं, विभाव के कितने भेद, विभाव के दो भेद आते हैं, दो भेद। ठीक है जी, कौन कौन से,
पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। पहला क्या है? आलंबन और दूसरा क्या है? उद्दीपन, ठीक है। आलंबन का क्या मतलब होता है और उद्दीपन का क्या मतलब होता है? आलंबन का मतलब क्या होता है कि भाई जिस व्यक्ति वस्तु को देखकर, जिस व्यक्ति वस्तु को देखकर भाव जागृत हुआ, वो हमारा आलंबन है। आलंबन का मतलब मैं बताती हूँ आलंब क्या होता है, ठीक है। इसको जरा अब थोड़ा सा हम मैथ पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। ये एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा पर टिका हुआ एक दंड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको आलंब कहते हैं, ठीक है भाई। ये आलंब होता है, तो इसका आधार ये है, ठीक है। इस आलंब का आधार कौन है? ये है, ठीक। अब वापस आ जाइए, चलिए। तो जिस व्यक्ति और वस्तु देखकर भाव जागृत हुआ, अगर आप चार्ली को देख, है ना, चार्ली चैपल छोड़ दो, आप राजपाल यादव देख लो, ठीक। आप जब राजपाल यादव को देखोगे तो आपको कैसा भाव आएगा? क्योंकि वो फिल्म में हास्यप्रद रोल अभिनेता है, हास्यप्रद जितना भी उनका अभिनय होता है अधिकतर हास्यप्रद होता है, तो आपको उन्हें देखकर कैसा भाव आएगा? हंसी का भाव आएगा। यानी कि कौन सा रस उत्पन्न हुआ? हास्य रस उत्पन्न हुआ, ठीक है। चलिए, आपने क्या किया? आपने देखा किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। से सम्मान उनका नाम हमेशा लीजिएगा, क्योंकि कितनी भी करप्ट सरकार रही हो, उन्होंने देश को ऐसे वक्त पर खड़ा किया था जब देश हमारा आर्थिक मंदी में डूब रहा था। उस दौरान उन्होंने अपने देश को, हमारे देश को विश्व के तीसरे अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया था, ठीक है। तो उनका नाम, कुछ हैं लोग जो उन्हें बताते हैं कि क्योंकि एक वो ऐसी सरकार में रहे, कुछ घोटाले उस दौरान हुए, तो मनमोहन सिंह जी को बिल्कुल क्लीन चिट मिली थी कि आप जो है बिल्कुल ससम्मान कोर्ट के बाहर जाएंगे, आप पर तो हम एक छींट भी नहीं दे सकते। इतने ज्यादा वो, हम कहते हैं इतने ज्यादा बिल्कुल साफ चरित्र के व्यक्ति हैं वो, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर आप देखते हैं तो बहुत गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनको देखकर क्या आप उनसे मजाक करने की हिम्मत कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस व्यक्ति वस्तु को देखकर जैसा भाव आपका उत्पन्न हुआ, वही हमारा क्या होता है? उस भाव का आलंब होता है, ठीक है। क्लियर है एक चीज बात? अब इस आलंब के लिए दो चीजें आती हैं। पहला आता है आश्रय और दूसरा आता है विषय। आश्रय का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव आया, आश्रय कौन हुआ? वह व्यक्ति कि जिस व्यक्ति के मन में भाव आया, आया या जागृत हुआ, ठीक है। विषय क्या होता है? जिस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए आश्रय के मन में भाव आया, जिसके लिए आश्रय के मन में भाव आया, ठीक है। जिसके लिए आश्रय के मन में भाव जागृत हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि भाई सीता को देखकर राम जी के मन में क्या हुआ? प्रेम भाव जागृत हुआ। तो प्रेम भाव किसके मन में जागृत हुआ? राम के मन में। तो आश्रय कौन हुआ? राम। और किसके लिए हुआ? सीता के लिए। तो विषय कौन हुई? सीता, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है किसका? आलंब का पूरा। ये टिका हुआ है बेस, जिस पर हमारा क्या है? भाव टिकता है। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की वजह से, ठीक है, ये होता है कि किसी को देखकर, ठीक है। ये है कि अगर किसी वस्तु,
ठीक है। तो आलंब में क्या हुआ कि कोई कारण बना है, किसी व्यक्ति वस्तु क्या है वो कारण बने हैं जिसमें भाव जागृत हुआ। ठीक है, यहाँ पे कारण कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे उद्दीपन की बात आती है। तो उद्दीपन क्या होता है, अब बात करते हैं किसकी, उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या होता है कि किसी वस्तु को देखकर, किसी वस्तु को, स्थान को देखकर जो भाव उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या कहा, उसे हमने उद्दीपन कहा। देखो उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन का मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी को, ठीक है, आपकी बॉडी को किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले आए। आप परेशान थे, कोई चीज आपने देखी, अच्छा सा दृश्य देखा, चांदनी रात देखी, तो आप उसमें क्या हो गए, उसमें डूब गए और आपका जो भाव था, आपका जो शारीरिक तनाव था वो क्या हो गया, दूर हो गया। यानी कि एक, अगर मैं आपको विज्ञान की भाषा में बताऊं तो जो आपको रेस्ट मोड से एक एक्टिव मोड में ले आए उसको उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, आप बैठे हुए थे, किसी ने अचानक से आके पीछे से आपको डरा दिया, तो आपका जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है, तो वो उद्दीपन होता है। तो यहीं पे ये कहता है कि किसी वस्तु को, स्थान को देखकर, यहाँ पे अगर आप कारण कर रहे हैं या देखकर कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे कोई व्यक्ति या वस्तु होगा, यहाँ पे स्थान हो सकता है। ठीक है, कोई जानवर हो सकता है। ठीक है, मानो आप बैठे हैं, परेशान हैं, आपके सामने आके मोर नाचे, है ना, हल्की सी घटा हो रही है, आप किसी बागीचे में बैठे हैं, हल्की हल्की घटा है, धूप है नहीं, ठीक है, बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप वहां बैठे हैं, बहुत ज्यादा परेशान थे, अचानक से आपने देखा कि मोर ने नृत्य करना शुरू कर दिया, क्या आप तब भी परेशान रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन आप उस मोर को नृत्य करते हुए देखेंगे और आपका जो मन होगा उसको देखकर भाव विभोर हो जाएगा। तो उस मोर के नृत्य ने क्या कर दिया, मोर ने नहीं, उस मोर के नृत्य ने आपको क्या कर दिया, क्या कर दिया, उद्दीपित कर दिया, यानी कि आपके अंदर एक भाव परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें चांदनी रात भी हो सकती है, इसमें आपका एकांतवास भी हो सकता है, जो आपको क्या कर दे, आपके भावों को बदलने में आपकी मदद कर दे, वही आपका उद्दीपन। यहाँ तक चीज क्लियर है? यहाँ पे दो मनुष्यों की बात की जाएगी, यहाँ पे क्या किया जाएगा, दो चीजें काम आएंगी, एक आश्रय और एक विषय, जिसके लिए भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, और जिसके अंदर उत्पन्न हुआ। ठीक, दो चीजें आएंगी यहाँ पे। अब इस आश्रय का जरा ध्यान रखिएगा। अब ये आपका किस में आएगा, अनुभाव में आएगा। अब अनुभाव में इस आश्रय की बात होगी। ठीक है, इसको जरा नोट कीजिए, आगे चलते। ठीक, अनुभाव क्या होता है, अनुभाव का मतलब होता है कि जो आश्रय होगा हमारा, हमने अभी कहा था ना कि जो आश्रय है ये हमारा किस में काम आएगा, अनुभाव में आएगा। अब जो आश्रय की चेष्टा है, अब वो कुछ भी हो, किसी को छेड़ने की चेष्टा हो, किसी को तंग करने की चेष्टा हो, किसी को हंसाने की चेष्टा हो, उसकी जो पूर्ति करता है, उसकी पूर्ति करता हुआ या उसकी पूर्ति करते हुए जो रस की उत्पत्ति होती है, लिखते हैं आश्रय की चेष्टाओं की पूर्ति करते हुए करते हुए रस के भाव को अनुभाव कहते हैं। रस के भाव को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अनुभाव होते हैं, इन अनुभवों की संख्या होती है 8। अनुभवों की संख्या कितनी, 8। ठीक है, कौन कौन से वो अभी लिखते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव किस पे डिपेंड करेगा, आश्रय पे डिपेंड करेगा। अनुभाव किस पे हमारा क्या रहेगा, अवलंबित रहेगा, आश्रय पे अवलंबित रहेगा। आश्रय की जो चेष्टा है, यानी कि जैसे हमने कह दिया कि राम सीता को देखकर राम के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब अगर प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है श्री राम के मन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो या तो सीता को एकटक निहारेंगे, है ना, या फिर उनके लिए पुष्प या फिर कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे सीता जी क्या हो जाए, खुश हो जाए।
तो उनकी जो चेष्टा है, उनकी जो पूर्ति करने का जो भाव है, जो रस का भाव उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुभाव। ठीक है, अब ये होते हैं जी 8। कौन कौन से अभी बताते हैं। ठीक, तो अनुभावों की संख्या कितनी हो गई, 8। कौन कौन से हमारे अनुभाव हो गए स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। यानी कि अपनी चेष्टा को पूरा करने के लिए ये हमारे क्या होते हैं, ये साइन होते हैं। आप किसी से भी अगर अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो आप या तो क्या होंगे, आपका स्वर भंग होगा, यानी कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो आप बीच बीच में कट कट के बोलेंगे, कहना कुछ चाहते थे कह कुछ दिया, इसको कहते हैं अनुभाव। ठीक है, आप कांप गए, ठीक है, आपको उम्मीद नहीं थी और आपके साथ कुछ ऐसा कार्य हो गया तो आप क्या हो जाते हैं, कांप जाते हैं, चाहे खुशी से कांपे चाहे दुख से कांपे। ठीक है, आंसू आ जाते हैं, प्रलय, स्तंभ, खड़े के खड़े रह गए। ठीक है, स्वेद, पसीना पसीना हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारे अनुभव हैं, जो किसके भाव तक ले जा रहे हैं, रस के भावों की अनुभूति करवा रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, अब हर एक रस का अपना स्थायी भाव होता है, जो मैंने बता दिया, अपना एक भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। इन्हीं सारे एक एक करके रस को अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।